जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। ये जो क्लास 11th की फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है उसको हम पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका प्री का एग्ज़ाम हो गया या मेंस का एग्ज़ाम हो गया, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसकी हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किताब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेंस में भी आप डायरेक्ट इसकी जो लाइन्स है उसको डायरेक्ट आप कोट कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है एनसीईआरटी, उसमें टोटल आपके 8 चैप्टर दे रखे हैं। पहला है आपका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। सेकंड जो चैप्टर है उसमें इंडस वैली की आर्ट्स के बारे में बात की गई। थर्ड चैप्टर में जो हमारा मौर्य पीरियड है उसकी आर्ट्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है पोस्ट मौर्य ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिफ्थ चैप्टर है हमारा लेटर मुरल ट्रेडिशंस। सिक्स है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। सेवन्थ है इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। और 8th चैप्टर में क्या है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये जो सभी 8 के 8 चैप्टर हैं आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उससे। पहला चैप्टर हमारा क्या है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो जो हमारी हिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। कौन कौन से? सबसे पहले आपकी आएगी प्री हिस्ट्री। सेकंड आपका क्या होगा, प्रोटो हिस्ट्री। और थर्ड आएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है। तो ये प्री हिस्ट्री क्या होगी, ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। मतलब कि जब कोई भी पेपर या कोई लैंग्वेज नहीं थी वर्ल्ड में, तो उस समय कोई बुक या कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, तो उस समय की जो हिस्ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और उस समय को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री में क्या हो गया, नो राइटिंग हो गया, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा कि इस समय तक जो राइटिंग की कला तो डेवलप हो गई थी, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है कि क्या नहीं पता है, हम अब तक जो उन्होंने लिखा है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या टाइम आ जाएगा आपका, रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं हमारे पास लेकिन नॉट येट डिसाइफर्ड। तो आपकी प्रोटो हिस्ट्री हो गई। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस समय जो रिटन चीज़ें थी उसके बारे में हमें पता नहीं कि उस समय क्या लिखी गई थी। उसका रिटन रिकॉर्ड है लेकिन अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है, जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हो और उन रिकॉर्ड्स को हम पढ़ सकें। तो टोटल हमारी हिस्ट्री हो गई 3 पार्ट में। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थे उनके बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। तो इसके बारे में पता कैसे चलता है कि जब हम जगह जगह पे एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमें क्या कि पुराने पत्थर या टूल्स मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, या जो आवास है या हड्डी है कोई एंशिएंट ह्यूमन का या एनिमल्स का, या कभी कभार क्या होता है जो केव वॉल्स, क्योंकि पहले वो गुफाओं में रहते थे आदि मानव, तो उस पर उन्होंने जो कुछ चित्रकारियाँ की थी वो सब प्राप्त होती हैं। तो इससे हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और जब हम इन सारी जानकारियों को आपस में मिलाते हैं
तो जो स्कॉलर्स होते हैं वह उनके बारे में, जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उनके बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि उनका जो फूड वाटर का बेसिस क्या था, क्लॉथिंग कैसे करते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, शेल्टर क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। और जो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स हैं, ये क्या ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स हैं जो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रैक्टिस की जाती रही हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो ये जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो क्या करते थे, जो केव वॉल्स होती थी उसको अपने कैनवास की तरह यूज़ करते थे। कैनवास मतलब जिस पर हम आज के टाइम पर आर्ट बनाते हैं उसको कैनवास बोलते हैं। तो उस समय उनके लिए क्या कैनवास था, वो जहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उसी गुफा को ही वो अपने कैनवास की तरह उस पर अलग अलग चित्रकारियाँ किया करते थे। तो वही जो चित्रकारियाँ करते थे वही आपका क्या था, उनका कैनवास था। और जो पेंटिंग और ड्राइंग्स हैं यही ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है जो कि ह्यूमंस के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती रही हैं। तो इसको इसीलिए हमने हाईलाइट कर दिया, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक पीपल्स थे वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनाते थे। तो ये क्या बनाते थे कि जो डेली चीज़ें देख रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों को बनाते थे। अब देखिए इसमें जो बॉक्स है उसमें क्या बता रखा है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज ओल्ड स्टोन एज, या उसको क्या बोलते थे, पैलियोलिथिक एज। अच्छा चलिए हम जो एजिंग सिस्टम है उसके बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा सबसे पहले कि क्या जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम क्या करते थे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। सबसे पहले थी हमारी क्या, प्री हिस्ट्री, उसके बाद आई हमारी प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड था हमारा हिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एज था। तो एज सबसे पहले आपने सुना कि अच्छा सबसे पहले इंसानों कैसे 2 पत्थरों को टकरा के आग लगाई, तो सबसे पहली एज क्या होगी आपकी, स्टोन एज होगी, पत्थर वाली एज। उसको क्या बोलते हैं, पाषाण युग। तो हमारा स्टोन एज जो आया, ये जो स्टोन एज था उसके बाद कौन सी एज आई हमारी ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के बाद आया आपका आयरन एज। और ये जब आयरन एज आया तो सबसे अधिक जो क्रांतिकारी बदलाव मनुष्य के जो जीवन था, जो आदि मानव थे या जो हमारे पूर्वज थे, उनके जीवन में जो सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया आयरन की जब डिस्कवरी की गई आयरन एज में, तब हुआ। उसके बाद से जो सारा सिस्टम था वही काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि सबसे पहले स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद आपका ब्रॉन्ज एज आया जिसको हम कांस्य युग बोलते हैं, उसके बाद आयरन एज आया जिसको हम लौह युग बोलते हैं। अब जो हमारा ये स्टोन एज है, इस स्टोन एज में 3 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, मेजोलिथिक। लिथिक मतलब क्या होता है आपका, स्टोन होता है। पैलियो मतलब पहले, लिथिक पीरियड तो जो स्टोन ऐसा उससे पहले का पीरियड। इसके बाद आया क्या हमारा मेसोलिथिक पीरियड, जो स्टोन एज था उसके बीच का। और आपका क्या हो गया लास्ट आपका नियोलिथिक पीरियड, तो जो जिसको हम क्या बोलते हैं नवपाषाण काल। तो आपका जो स्टोन एज है उसको हम भी, पहले हिस्ट्री थी, हिस्ट्री में भी ये जो स्टोन एज किस में आता है, जो प्री हिस्ट्री वाला जो टाइम है इसमें आता है हमारा स्टोन एज, ठीक है। तो हम प्री हिस्ट्री में गए, इसमें स्टोन एज आया। स्टोन एज को भी हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब जो हमारा ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड को भी हम
3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड था, कब से लेके कब तक था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एक आइडिया देगा। 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 100,000 ईयर्स अगो, मतलब इतना साल पहले था आपका जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसके बाद आपका सेकेंड आ जाता है कौन सा? जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसका जो टाइम था क्या था, कब से लेके कब तक था? ये 300,000 साल से लेके 30,000 साल पहले इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है कब से लेकर कब तक है? लगभग 40,000 साल से लेके लगभग 10,000 ईयर्स वो इतना साल पुराना था। तो ये हमने एक टाइम स्केल अपनी देख ली शॉर्ट में, कि सबसे पहले हमने देखा क्या जो हमारी हिस्ट्री होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें भी जो हमारी प्री हिस्ट्री होती है उसमें भी अलग अलग एज आए। तो सबसे पहले था हमारा स्टोन एज। जो हमारा स्टोन एज है उसको भी हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब इसके बाद जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था उसको भी हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कौन सा है, जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तब हमने ये टाइम स्केल देख ली। अब इसके बाद हम फिर से वापस अपना जो है उस पर वापस चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। अब तक हमने देखा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे प्री हिस्टोरिक पीरियड वाले, उन्होंने पेंटिंग ड्राइंग सीख ली थी और बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं वो वर्ल्ड के कई हिस्से में पाई गई हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन हमें जो लोअर पैलियोलिथिक टाइम था उस टाइम की कोई पेंटिंग प्राप्त नहीं होती है। और जैसे जैसे हम लोअर से मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक गए, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक जाते जाते काफ़ी सारे पेंटिंग्स हमें प्राप्त होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो वर्ल्ड के अलग अलग जो केव्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उस पर अलग अलग चित्र हमें प्राप्त हुए। और कौन कौन से सब्जेक्ट पे जो उस समय के जो ह्यूमंस थे वो पेंटिंग बनाते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन से थे सब्जेक्ट? सबसे पहले तो जो ह्यूमंस हैं सबसे पहले अपना ही फिगर बनाएंगे कि अच्छा हम अपने बारे में बना लिए, या और क्या बनाते थे वो, जो भी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, या कोई जियोमेट्रिक डिजाइन बना दिए, जैसे कोई गोला बना दिए, सीधी लाइन बना दिए, ऐसी चीज़ें, या जो भी एनिमल्स हैं उनके सिंबल्स बना दिए। तो एग्जांपल के लिए देखिए, आप फिगर बन रखा है, देखिए एक ये फिगर बना रखा था, एक ये फिगर बना रखा था, ये देखिए एक ये फिगर बना रखा था। इसमें दिखा रखा है कि आदमी हाथ में हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ये एनिमल का जो सिंबल्स है उसको बना रखा था। तो ऐसे ऐसे जो पेंटिंग्स हैं हमें प्राप्त हुई है। और इंडिया में जो सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग कब की प्राप्त हुई है, अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की प्राप्त हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है कि इंडिया की जो सबसे पुरानी पेंटिंग है वो किस टाइम की प्राप्त है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। ना हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक में तो वर्ल्ड में कहीं भी पेंटिंग्स नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की भी हमारे पास कोई पेंटिंग नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद हम देखते हैं
तो ये तो हमने टाइम स्केल देख लिया। इसके बाद अच्छे देखिए, ये एक मैप दे रखा है। इस मैप से ये क्या, जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं उनके बारे में दे रखा है, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर देखिए, इसमें दे रखा है कि कहाँ कहाँ पेंटिंग्स प्राप्त हुई, कहाँ कहाँ इनग्रेविंग्स और पेंटिंग्स प्राप्त हुई, कहाँ पर सिर्फ इनग्रेविंग्स प्राप्त हुई। तो ऐसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया जो प्रेजेंटली पाकिस्तान के कब्जे में है। ये कारगिल हो गया, लेह हो गया, यहाँ श्रीनगर हो गया, शिमला, चंडीगढ़, ये सब तो है, अल्मोड़ा। अब देखिए, ये जो गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है वहाँ पे जनरली हमें प्राप्त होगा चीज़ें। तो ये जयपुर हो गया, आगरा हो गया, ये जिधर ये चंबल नदी है, यहाँ यमुना नदी जा रही है और ये गंगा नदी जा रही है। इनके बीच में कई महत्वपूर्ण लोकेशन थी। कौन कौन सी, जैसे पहाड़गढ़ हो गया, ये हो गया, ये आपका भानपुरा हो गया, सागर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, वाराणसी हो गया, और इधर आप देखेंगे गांधीनगर, उज्जैनी, पंचमढ़ी हो गया, रायगढ़ हो गया, जहाँ समेत चीज़ें प्राप्त हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी सिविलाइजेशन जनरली डेवलप हुई कहाँ कहाँ, जो नदियाँ थीं उनके किनारे ही डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की प्राप्ति आराम से हो जाती थी। साथ ही साथ जो रिवर्स होती थी वह ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। इसी वजह से, जैसे ये कृष्णा नदी है और यहाँ पे बेल्लारी में प्राप्त हुआ हमें, और कुछ जो छिटपुट जगह हैं छोटे मोटे, लाइक मुन्नार में हो गया, तिरुवनंतपुरम, तेनामलाई, सुल्तान्स बैटरी, अडकल की, वेटावलम, इन सारी जगहों पे भी प्री हिस्टोरिक साइट्स मिले। तो इन साइट्स को देख लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग की, पत्थरों पर जो पेंटिंग बनी थी, कब इंडिया में हुई थी? 1867-68 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एक थे आर्कीबोल्ड कैंपबेल कैरलेल। ये नाम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आर्कीबोल्ड कैंपबेल नाम था, सी कैंपबेल बोलते थे कुछ लोग इनको, आर्कीबोल्ड कैंपबेल कैरलेल। और इसकी खोज कब हुई थी? जब अल्टमीरा स्पेन में जो पेंटिंग हुई थी उससे 12 साल पहले, 12 ईयर्स अगो। और इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन हुए? कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष, ये सभी इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरर हुए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारी साइट्स को उन्होंने खोजा था। इसके बाद जो रॉक पेंटिंग्स हैं उसके रिमेन्स हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, इन सभी जगहों पे प्राप्त हुए हैं। और जो कुछ पेंटिंग्स हैं जो कुमाऊं हिल्स है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, वहाँ पे भी प्राप्त हुए हैं। जो रॉक शेल्टर्स थे जहाँ पे आदि मानव निवास करते थे, जो नदियों के किनारे हुआ करते थे, एक लखुदियार है, सुयल एट लखुदियार, एक कहाँ पे? उत्तराखंड में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह। 20 किलोमीटर है अल्मोड़ा बरचीना रोड से। यहाँ पे क्या है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पाई गई हैं। लखुदियार मतलब क्या होता है? 1 लाख के, जहाँ पे 1 लाख गुफाएं हैं उसको बोलते हैं लखुदियार। ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी पेंटिंग पाई गई हैं? उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो आदमी की है, एनिमल्स की, जानवरों की, और जियोमेट्रिक पैटर्न्स पाए गए हैं। किस किस कलर में पाए गए हैं? वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, और रेड ऑर्चे। ऑर्चे मतलब क्या हो जाता है आपका? ऑर्चे मतलब आपका जो गेरुआ कलर होता है वह। तो ये देखिए महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं कि आपके कलर कौन कौन से हैं। एक तो 3 अलग अलग उसमें मिले हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका मैन का, एक हो गया हमारा एनिमल का, और एक हो गया जो जियोमेट्रिक पैटर्न है उसकी पेंटिंग्स मिली। कहाँ से? जो लखुदियार केव्स हैं उत्तराखंड में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड, वहाँ से। और यहाँ से किस किस कलर में मिली है? वाइट, ब्लैक और ऑर्चे। ठीक है, ORCHE। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा।
यहाँ से और कौन कौन से जो फिगर बने हैं क्या है, यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनको स्टिक की फॉर्म में दर्शाया गया है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। जो मनुष्य हैं उनको स्टिक लाइन के फॉर्म में दर्शाया गया है। और एक लॉन्ग स्नॉट वाला एनिमल मिला है जिसकी जो आगे जो आँख की तरह निकला होता है, जो स्नॉट होता है, वो बहुत ही लंबा सा एनिमल की फ़ोटो बनी हुई थी। और एक लोमड़ी का और एक मल्टीपल लेग लिजार्ड, मतलब एक ऐसी छिपकली का पेंटिंग मिला है जिसके बहुत सारे पैर थे। ये जो मुख्य जो एनिमल्स की फिगर प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा वेवी लाइंस प्राप्त हुई, वेव के फॉर्म वाली लाइंस, रेक्टेंगल फिल्ड विद जियोमेट्रिक डिजाइन भी मिले हैं। साथ ही साथ ग्रुप ऑफ डॉट्स मिले हैं, अलग अलग बिंदियाँ मिली हैं जिसको इधर उधर देखा जा सकता है। और इसमें से वन ऑफ द जो इंटरेस्टिंग सीन क्या है कि इसमें हाथों में हाथ पकड़े हुए ह्यूमंस के फिगर डांस करते हुए दिखाए गए हैं। और कुछ जगहों पर कई सारी पेंटिंग्स का सुपर इम्पोजिशन दिखता है, मतलब एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग भी हमें देखने को मिलती है। जो अर्लीस्ट हैं कौन सी हैं, सबसे पहले कौन सी पेंटिंग थी, ब्लैक थी। उसके ऊपर कौन सी पेंटिंग कर दी गई, रेड कलर की, रेड और जो गिरवा कलर है उसकी पेंटिंग। और सबसे लास्ट में कौन सी पेंटिंग की गई, वाइट पेंटिंग की गई। देखिए आपको अभी 3 कलर बताएं। सबसे पहले क्या था, ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या आया, रेड और जे कलर, उसके बाद क्या आपकी पेंटिंग हुई, वाइट की। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको अलग से लिखा कि आप इसको याद रखिएगा। और फ्रॉम कश्मीर से 2 स्लैब मिले इंग्रेव्स के। और जो ग्रेनाइट रॉक ऑफ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है वह काफ़ी अच्छा कैनवास की तरह काम करती है, जो नियोलिथिक मैन था उसकी पेंटिंग के लिए। जो कुछ महत्वपूर्ण साइट्स कौन कौन सी हैं, कुपागुल्लू, खिलिहाल और टेकलकोट, ये सब कहाँ पे हैं, आपके आंध्र प्रदेश में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्या 3 टाइप की पेंटिंग प्राप्त हुई, कौन कौन सी, पेंटिंग इन वाइट, सफ़ेद कलर की पेंटिंग, पेंटिंग इन रेड और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर गेरुआ कलर से पेंटिंग, और एक गेरुआ कलर की पेंटिंग। 3 तरह की पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई। तब देखिए जो उत्तराखंड का जो लखुदियार पेंटिंग था उसमें देखिए हाथों में हाथ लेके डांस करते हुए फिगर दिखाया गया है। इसके अलावा देखिए ये वेवी लाइंस लखुदियार में दिखाया गया है। तो ऐसी ऐसी फिगर मिले। एक ये फिगर मिला जिसमें क्या है कि लॉन्ग स्नॉट वाला जो एनिमल मिला है वह फिश का फिगर बना हुआ प्राप्त हुआ हमें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देख रहे थे हम कि जो 3 तरह की यहाँ से पेंटिंग मिली हैं, ये पेंटिंग किस पीरियड से बिलोंग करती हैं। जो लेट हिस्टोरिकल पीरियड था या जो नियोलिथिक पीरियड था उससे बिलोंग करती हैं। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग बनाई गई है, जो बुल्स हैं या जो एलिफेंट हैं या जो सांभर हो गया, गैजल्स मतलब क्या होता है आपका, इंकारा होता है, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया, या ह्यूमंस को स्टाइल में दिखाया गया, त्रिशूल टाइप को दिखाया गया। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो फिगर था, सब्जेक्ट फिगर, पेंटिंग है उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। और जो सबसे अधिक जो पेंटिंग्स कहाँ से प्राप्त हुई हैं, रिचेस्ट पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई हैं, विंध्या जो रेंज है मध्य प्रदेश में, और जो कैमूर का जो एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त हुई हैं। इन हिल रेंज से जो पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक रिमेन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या क्या है, जंगली प्लांट, फ्रूट्स, ये सब सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो इन सारी जगहों पे क्या है कि स्टोन एज जो पीपल था वो रहने के लिए उनके लिए बेस्ट प्लेस हो जाया करता था, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत सारी हमें पेंटिंग भी प्राप्त हुई हैं। पेंटिंग कहाँ से मेनली प्राप्त हुई है, जो सबसे लार्जेस्ट जो रॉक शेल्टर था कौन सा था, विंध्या हिल्स में क्या था, भीमबेटका। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका कहाँ के पास है, जो भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो जो अगली जो मुख्य चीज़ क्या है कि ये जो रॉक शेल्टर है इससे लगभग 500 से अधिक पेंटिंग प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे लगभग 800 रॉक शेल्टर्स थे और इनसे लगभग 500 पेंटिंग प्राप्त हुई हैं। 500 पेंटिंग यहाँ पे हैं लगभग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भीमबेटका है उसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, 1957-58 में एक आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया के वीएस वाकनर, उनके द्वारा इसको खोजा गया था। और बाद में कई सारे अन्य लोगों ने भी इसको खोजा।
वागनर ने बहुत अपना जो समय है वो उस जंगलों में, हिल्स में व्यतीत किया था और इसकी जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया। इसके बाद जो ये पेंटिंग्स पढ़ाई गई हैं उनकी जो थीम है पेंटिंग का वो क्या है कि अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें क्या है कि डेली का जो इवेंट है, डेली लाइफ इवेंट है, उनको दर्शाया गया है। कुछ जगह सेक्रेड या रॉयल इमेजेज भी दर्शाई गई हैं। उसमें क्या हंटिंग का सीन हो गया है, जो डांस करते वक्त का सीन, म्यूजिक का, घोड़ों का, हाथी राइडर्स का, या एनिमल फाइट का भी सीन दिखाया गया है जो पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं। जो हनी कलेक्शन किया जा रहा था, शहद जो बटोर रहे थे, या जो अपनी बॉडीज हैं उस पर डेकोरेशन जो किया गया, सजावट किया गया, या किसी हाउस होल्ड की सीन भी दिखाया गया। तो ये जो थीम है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी सिर्फ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। और जो भीमबेटका की जो रॉक आर्ट्स हैं उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे? जो स्टाइल है या टेक्निक है या एक के ऊपर एक जो सुपर इम्पोजिशन हुआ है पेंटिंग्स का, उनके बेसिस पे। तो अलग अलग टोटल 7 हिस्टोरिकल पीरियड में ये जो पेंटिंग्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है, जो पीरियड फर्स्ट क्या है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। उसके बाद सेकंड क्या है आपका, मेसोलिथिक पीरियड है। उसके बाद थर्ड आपका क्या पीरियड हो जाएगा, चैल्कोलिथिक। ये देखिए, जो चैल्कोलिथिक से आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो ऊपर हमने आपको जो यहाँ बताया था जो नियोलिथिक पीरियड है, इसी में कुछ टाइम के पीरियड को क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नियोलिथिक का पीरियड का एक तरह से पार्ट था चैल्कोलिथिक पीरियड। इसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड पीरियड है क्या, चैल्कोलिथिक पीरियड में दिखाया गया। और इसके बाद जो पीरियड थर्ड के बाद 4 सक्सेसिव पीरियड आए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो पहले 3 पीरियड है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, ये था भीमबेटका जो पेंटिंग्स हैं, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है उसका एंट्रेंस है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। और वहाँ पे फिगर देखिए कैसे कैसे बनाए गए थे। देखिए एलिफेंट दिखाया गया है, एलिफेंट की राइड करते हुए दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पे कुछ फिगर बना रखे हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे फिगर्स बनाए हुए उसमें दिखाई में पड़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा 7 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया था, तो 7 में 3 महत्वपूर्ण थे। फर्स्ट क्या था आपका, अपर पैलियोलिथिक। सेकंड क्या था आपका, मेजोलिथिक। और थर्ड क्या था हमारा, चैल्कोलिथिक पीरियड। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें की जो पेंटिंग्स थे उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी। तो इसमें लगभग लीनियर रिप्रेजेंटेशन हुआ था, मतलब सीधी छोटे छोटे लाइनिंग में रिप्रेजेंटेशन हुआ था। उस टाइम पेंटिंग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। और इसमें क्या है कि ग्रीन कलर का और डार्क रेड कलर का बड़े बड़े जो एनिमल के फिगर बनाए गए थे, जैसे जो बाइसन हो गया, या एलिफेंट हो गया, या टाइगर हो गया, या राइनो हो गया, या बोर मतलब क्या होता है, जंगली सुअर। इन सब सारी चीज़ों के बनाया गया था। इसके साथ साथ आदमियों को कैसे दर्शाया गया था, स्टिक से दर्शा देगा। स्टिक मतलब जैसे सीधी लाइन मान लो ऐसे बना दिया आपने ऐसे, तो ये हो गया आदमी हो गया, इसको बोलते हैं स्टिक लाइन, ह्यूमन फिगर। और कई सारी इसमें वास पेंटिंग्स हैं, लेकिन जो मोस्टली जो पेंटिंग्स हैं वो किससे, जियोमेट्रिक जो पैटर्न है उससे भरी पड़ी हैं। जो ग्रीन पेंटिंग्स हैं वो किसकी हैं, डांसर्स की हैं, जो मतलब जो डांस कर रहे हैं उनकी हैं ग्रीन पेंटिंग्स। और जो रेड कलर की जो पेंटिंग्स हैं वो किसकी हैं, हंटर्स की। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो ग्रीन कलर की पेंटिंग्स हैं किसकी है, जो डांसर्स हैं उनकी पेंटिंग। और जो रेड कलर की है उसमें किसको दर्शाया गया है, जो हंटर्स हैं उनको दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अपना जो मेसोलिथिक पीरियड है, जो हमारा पीरियड सेकंड था जो हमने अभी देखा था, उसमें मेसोलिथिक पीरियड मतलब क्या हो गया हमारा, कि जो मध्य पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण युग। तो इस समय जाके क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें जो पेंटिंग्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो गई। और इस पीरियड में क्या हुआ कि जो
थीम थे, जो अलग अलग विषय थे जिस पर पेंटिंग बनाई जा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जो पेंटिंग्स थी उनकी जो साइज़ है वो घट गई, छोटी हो गई, स्मॉलर हो गई। और जनरली जो हंटिंग वाले जो सीन थे, जो शिकार करते हुए जो सीन थे, वह डोमिनेट करने लगे, वो प्रमुखता से दिखाए जाने लगे। इसके बाद जो हंटिंग सीन था उसमें क्या दिखाया जाता था कि पीपल ग्रुप में हंट कर रहे हैं और उनके पास नुकीले भाले हैं या डंडा है, पॉइंटेड स्टिक्स हैं या तीर कमान है, जो एरो और बोझ है, इन सब को लेके वह ग्रुप में शिकार कर रहे हैं। ये सारे चित्र अब प्रमुखता से दिखाए जाने लगे थे। जो हमारा मेजोलिथिक पीरियड था, पीरियड 2 था, उसमें। वहीं जो कुछ जो पेंटिंग है उसमें क्या दिखाया जाता है, जो हमारा प्रिमिटिव मैन है, जो आदि मानव है, वह क्या है कि गड्ढे खोदकर या फंदे बनाकर क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो जो ये स्नेयर्स होता है, स्नेयर्स मतलब क्या होता है, फंदा होता है, मतलब फंदा बनाकर शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो हंटर्स थे वो क्या कि सादे सिंपल कपड़े में भी दिखाया गया है, कुछ में क्या कि कपड़े या गहने पहने हुए हैं। कुछ चित्रों में दिखाया गया है कि जो आदमी है वो क्या कि सर पर हेड ड्रेस है, जो मुखौटा होता है, वो भी पहने हुए हैं। और कुछ पे मास्क पहने हुए हैं, जो कि पेंटेड मास्क, पेंटेड मुखौटे हैं, उनको पहने हुए हैं। और जो फिगर स्टार्ट हुए उसमें क्या क्या दिखने स्टार्ट हो गए, एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया, बाइसन हो गया, मतलब जो जंगली आपका सांड हो गया, टाइगर हो गया, सुअर हो गया, डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, लेपर्ड हो गया, तेंदुआ, पैंथर, राइनो, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्वायरल, और क्या कुछ टाइम पे जो चिड़ियाँ हैं, इन सारों का भी चित्र जो है अब चित्रित किए जाने लगा था। अच्छा, जो मेसोलिथिक आर्टिस्ट थे, जो उस समय के जो लोग थे, वो जानवरों का पेंटिंग बनाने में बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था, वो लव करते थे कि जानवरों की पेंटिंग बनाने में। तो कुछ चित्र ऐसे हैं कि जिसमें जो एनिमल्स हैं वह आदमियों को चेज कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। वहीं कुछ चित्र ऐसे बनाए गए हैं जिसमें क्या है कि जानवरों का शिकार किया जा रहा है, जानवरों को दौड़ा जा रहा है आदमियों के द्वारा। कुछ जो एनिमल की पेंटिंग है, स्पेशली जिसमें हंटिंग सीन्स है, उसमें दिखा रहा है कि जो जानवर हैं उसके अंदर भय, जो डरे हुए जो जानवर हैं उनको भी दिखाया जा रहा है। वहीं जो कई सारे जो पेंटिंग्स हैं उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो मनुष्य है और जानवरों के प्रति जो प्यार और जो सौहार्द का जो भाव है उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो पेंटिंग्स हैं उसमें दिखाई गई। और कुछ पेंटिंग्स में बस सिर्फ जानवर ही बनाए गए हैं, जैसे कि ये जो फिगर है जिसपे घोड़े की तस्वीर बनाई गई है, भीमबेटका में केवल अकेला जानवर है इसमें, घोड़ा। तो जो ये एनिमल की जो पेंटिंग्स स्टार्ट हुई थी मेसोलिथिक पीरियड में, जो भीमबेटका केव्स थी, उसमें जो जानवरों की पेंटिंग हुआ करती थी वह तो नेचुरलिस्टिक वे में हुआ करती थी, लेकिन जो आदमी थे उनको स्टाइलिश मैनर में दिखाया गया। और जो वीमेंस थी, जो औरतें थीं, उनको न्यूड भी दिखाया गया और कपड़े पहने हुए भी दिखाया गया। साथ ही साथ जो बूढ़े हैं चाहे जो बच्चे हैं, उन सभी को बराबर पेंटिंग में स्थान मिला है। और बच्चों को कैसे दिखाया गया है, बच्चे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, और लोगों को कम्युनिटी डांस करते हुए दिखाया गया, कॉमन डांस कर रहे हैं सब, एक दूसरे का हाथों में हाथ डाले हुए। इसके साथ साथ कुछ पेंटिंग में क्या दिखाया गया कि लोग गैदर होकर जो फल या जो शहद हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और औरत क्या कर रही हैं, ग्राइंड कर रही हैं, कुछ पीस रही हैं या खाना बना रही हैं। ऐसे भी चित्र उसमें बनाए हुए हैं भीमबेटका जो केव्स हैं उसमें। कुछ पिक्चर में दिखाया गया है कि आदमी, औरत, बच्चे सब एक स्थान पे हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई परिवार। और जो कुछ रॉक शेल्टर्स हैं, जो पत्थर के जो गुफा हैं, उन गुफाओं में हाथों के प्रिंट भी मिले हैं, जैसे अपना हाथों में रंग लगा के उसको छाप मार देते हैं, उससे हाथों के प्रिंट लगे हुए हैं, या मुट्ठियों के प्रिंट हैं, या जो हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं उससे डॉट डॉट बिंदु बिंदु बनाया गया है। तो जो भीमबेटका के जो आर्टिस्ट थे, जो उस समय जो आर्टिस्ट थे, वो कौन से कलर का यूज़ करते थे, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए भीमबेटका और जो लखुदियार पेंटिंग समय मिली उत्तराखंड में, उसमें क्या क्या डिफरेंस था। तो वहाँ वाले सिर्फ 3 ही कलर यूज करते थे, कौन से, वाइट, ब्लैक और रेड ऑरेंज।
और यहाँ वाले कौन कौन से यूज करने लग गए, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और से पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। तो ये ज़्यादा जो कलर वाले इनकी जो टेक्निक थी, जो भीमबेटका केव्स वाले थे उनकी ज़्यादा डेवलप थी, उन्हें ज़्यादा कलर्स का ज्ञान था। लेकिन इतने सारे कलर्स में जो वाइट कलर था और जो रेड कलर था ये उनका फेवरेट कलर था। अब फेवरेट कलर कैसे हमें पता चला, क्योंकि उसी कलर की जो कई सारी हमें पेंटिंग्स अगर प्राप्त होंगी तो ये पता चले कि वो फेवरेट कलर था उनका। ठीक है, और ये जो पेंट्स थे कैसे बनाए जाते थे, पीस कर बनाए जाते थे, अलग अलग जो पत्थर या मिनरल थे उनको बनाए जाते थे। जो जिससे जो लाल कलर या जो जिसको गेरुआ कलर है वो जो हेमेटाइट पत्थर होता है जिसको गेरू बोलते हैं उसको पीस कर बनाया जाता था। वहीं जो ग्रीन कलर किससे आता था, एक ग्रीन वैरायटी होती है एक पत्थर का चैलकेंडोनी, उसको पीस कर बनाया जाता था। और संभवतः जो सफ़ेद कलर किससे बनाया जाता रहा होगा, जो लाइम स्टोन जो चूना पत्थर होता है उससे पीस के बनाया जाता रहा होगा। और अच्छा कलर बनाते कैसे थे, जैसे इस कोई पत्थर हो गया, इस पत्थर को क्या किया, ग्राइंड कर लिया, ये ग्राइंड होना चाहिए, ग्राइंड कर दिया पाउडर के फॉर्म में पीस पीस के। उसके बाद उसमें कुछ पानी या कोई स्टिकी जो सब्सटेंस जैसे ग्लू टाइप का, जैसे कोई एनिमल हो गया उसकी चर्बी हो गई या कोई गम हो गया जो पेड़ से जैसे जो गोंद मिलता है, इन चीज़ों को मिलाकर मिक्स करके पेंट बनाते थे। और जो कोई पेड़ था उसका ब्रश बना लेते थे। आपने आज के टाइम पे देखा होगा गाँव में जो महिलाएं चित्रकारी करती हैं दीवारों पे, जनरली जो बिहार के कुछ एरिया हैं जहाँ पे आप देखते हैं मधुबनी पेंटिंग्स बनाई गई होती हैं, तो उसमें महिलाएं कैसे बनाती हैं कि जो कलर बना लेती हैं उसको फिर से बांस कट करके उसका ब्रश बनाती हैं और उससे पेंटिंग करती हैं। तो सिमिलरली उस टाइम पे वो किसी पेड़ की कोई टहनी काट के उसको ब्रश की तरह यूज करते थे उसको, जिससे ये पेंटिंग्स बनाते रहे होंगे। सबसे अमेजिंग इसमें बात क्या है कि ये जो कलर्स हैं ये सर्वाइव कर गए, इतने हज़ारों साल हो गए। आपको मैंने टाइम स्केल पर अभी बताया था कि किस टाइम का है जो हमारा मेजोलिथिक पीरियड है, कितना पहले का था मेजोलिथिक पीरियड हमारा कब था, ये जो 40,000 10,000 ईयर्स अगो अपर पैलेयोलिथिक था, इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ मेजोलिथिक पीरियड। तो इतना वर्ष तक ये जो कलर थे ये सर्वाइव कैसे करें, ये सर्वाइव करे क्योंकि बिलीव करते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, जो ऑक्साइड प्रेजेंट थे दीवार पर उससे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और ये परमानेंट हो गए, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर गए। जैसे कि एक चित्र दर्शाया गया है कि उसमें क्या है कि एक आदमी को एक जानवर द्वारा हंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो इस समय के आर्टिस्ट थे उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई वह क्या जो दीवारें थी उस पर बनाई, और जो रॉक शेल्टर्स थे उनका जो छत था उस छत पे बनाया। कुछ तो जो पेंटिंग्स थी वो पेंटिंग्स तो बनाई जहाँ वो लोग रहते थे उसमें बना दी, जैसे अपना जो घर टाइप बना रखा था, जो शेल्टर था, गुफा था, उसमें उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। लेकिन कुछ ऐसे जगह पर बनाई जहाँ पे वो रहते नहीं थे, तो संभवतः वो ऐसे प्लेस रहे होंगे जो उनके रिलीजियस धार्मिक पर्पज से रहे होंगे, महत्वपूर्ण रहे होंगे, वहाँ पे कुछ अन्य क्रिया करते रहे होंगे वो। वहीं कुछ जो पेंटिंग्स हमें मिली हैं वो क्या ऊपर बताया कि जो सीलिंग्स थी, जो छत था रॉक शेल्टर्स का, उसके छत पर बनाई गई थी। तो इसके पीछे का जो कारण है ये जो समझ में नहीं आता है, वस्तुतः इन्होंने इसलिए बनाया हो कि दूर से ही वो देखने पे पता चल जाए, मुख्यतः इसका कारण यही रहा होगा। और जो ये पेंटिंग्स हैं बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स हैं, लेकिन इसमें जो पिक्टोरियल क्वालिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, उसमें कमी नहीं पाई गई। बहुत सारे उस समय संसाधनों की कमी होने के बावजूद, उसमें कोई प्रॉपर टूल नहीं, न प्रॉपर मटेरियल था, इन सब के बावजूद जो ये पेंटिंग्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट में लोग कैसे रह रहे हैं इसको दर्शाया गया इन सब चीज़ों को। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जो मनुष्य थे वह काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थे और जो अपनी ज़िंदगी थी उसको मज़े से जी रहे थे, मौज ले रहे थे पूरा फील। और जो जानवर दर्शाए गए हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि काफ़ी यंग थे और काफ़ी तगड़े थे, हट्टे कट्टे थे। परहैप्स एक्चुअली दे आर, मतलब जितना वो एक्चुअल में थे उससे ज़्यादा तगड़े तगड़े उनको दिखाया गया है, ऐसा लगता है। और ऐसा भी हमें प्रतीत होता है कि जो प्रिमिटिव आर्टिस्ट थे वह कहानी सुनने या सुनाने का पैसन रखते थे, उनको कहानी सुनना या सुनाना बहुत ही अच्छा लगता। तो उस समय इंटरटेनमेंट के लिए और तो कुछ था नहीं, तो कहानी सुन के ही वो एंटरटेनमेंट एक दूसरे का किया करते थे। और ये जो पिक्चर्स मिली हैं उन पिक्चर्स में बहुत ही ड्रामेटिक वे में दिखाया गया कैसे जो आदमी है चाहे जो जानवर है वह एक दूसरे से
लगे हुए हैं अपने जो जीवन है उसके स्ट्रगल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल में लगे हुए हैं। इसी तरीके के एक सीन में क्या दिखाया गया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का ग्रुप है, एक बाइसन का शिकार कर रहे हैं और उस शिकार की प्रोसेस में कुछ आदमी क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं और वह ज़मीन पर पड़े होते हैं। वहीं एक दूसरे सीन में दिखाया गया है कि एक एनिमल है, जो जानवर है, वह अपनी जो मृत्यु है उसके नज़दीक है और मृत्यु की पीड़ा से तड़प रहा है और उसके आसपास लोग क्या है, डांस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पेंटिंग है वह दिखाती हैं कि जो उस समय का जो मानव था उसके अंदर सेंस ऑफ पावर आ गई थी एनिमल्स के ऊपर। सेंस ऑफ पावर मतलब उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई हो कि ये जो एनिमल्स हैं इन पर हमारा अधिकार है, हम इनको मार के खा सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। और बॉक्स में ये दे रखा है कि ऐसी जो प्रैक्टिस है आज के समय भी जो कुछ प्रिमिटिव पीपल्स हैं उनमें कॉमन है। वो क्या करते हैं कि आज के समय भी लाइक कोई जैसे बर्थ हुआ या डेथ हुआ या कोई एज जो आ रही है, इन सारी चीज़ों को या जो शादी का टाइम है उसको पत्थरों पे पेंट करते हैं या रॉक पे इंग्रेव करते हैं, मतलब खुदाई करके उसको लिखते हैं। इसके अलावा वो डांस करते हैं मांस मुखौटे लगा के, जो हंटिंग के टाइम पे जनरली मुखौटे लगाते हैं ताकि जो एनिमल्स हैं उनको आसानी से मार सकें और एनिमल उनको आसानी से नहीं खोज पाए। ये दोनों चीज़ों के लिए जो मुखौटे यूज किए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद एक ये हंटिंग सीन दिखाया गया है। इसमें लोग शिकार कर रहे हैं एक बाइसन का, ये देखिए भैंसे का शिकार कर रहे हैं और कुछ लोग क्या है ज़मीन पर ऐसे घायल होके पड़े हुए हैं। तो इसी को दिखाया गया है कि कुछ लोग शिकार कर रहे हैं इस पर बैठ के, घोड़े पे या जो भी जानवर है उस पर बैठ के शिकार कर रहे हैं और कुछ लोग घायल होकर पड़े हुए हैं और ये जो बाइसन है वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक और पेंटिंग है, उसमें क्या है कि लोग डांस कर रहे हैं हाथों में हाथ डाल के। तो ये हाथों में हाथ डाल के डांस करने वाले पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जनरली उस समय लोग ऐसे ही हाथों में हाथ डाल के पूरा जो ग्रुप हुआ करता था झुंड में रहते थे तो झुंड में डांस करते थे। ऐसी पेंटिंग हमें और कहाँ मिली है, जो लखुदियार केव्स थी, कहाँ पे, उत्तराखंड में, वहाँ पर भी मिली ये पेंटिंग। तो ये जो सीन है काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहा है। के बाद हम देखते हैं कि जो ये सारी पेंटिंग्स हैं उसमें जो इंडिविजुअल एनिमल्स है जो भी दिखाया गया है, जो उस समय के आर्टिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा मास्टरी थी अपनी स्किल्स पे, मतलब उनको पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छे से आ गया था। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब हम लेट पैलियोलिथिक पीरियड का जब हम देख रहे थे तो उस समय क्या था कि जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उसमें जो आर्टिस्ट थे उनको इतना अच्छे से पेंटिंग बनाना नहीं आया था, तो ह्यूमंस को लाइक स्टिक फॉर्म में दिखा रहे थे या उतना अच्छे से नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब के जो पेंटर्स हुए, अब के मतलब जो मेसोलिथिक पीरियड के, जो मध्य पाषाणकालीन युग में जो पेंटर्स हुए भीमबेटका केव्स में, उनको पेंटिंग्स बनाने में मास्टरी हासिल हो गई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंडिविजुअल्स को या एनिमल्स को दर्शाया है और उसमें जो रंगों का अनुपात है या जो सामंजस्य है इन सबको बहुत ही प्रॉपर मात्रा में दर्शाया है। इसके अलावा जो कई सारी जो रॉक आर्ट साइट मिली हैं भीमबेटका में, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिला है कि जो नई पेंटिंग्स बनाई गई, जो पुरानी पेंटिंग है उसी के ऊपर बना दी गई। और भीमबेटका में कुछ स्थान पे तो ऐसा भी है कि एक आध स्थान पे कि एक पेंटिंग के ऊपर 20-20 लेयर बनी हुई। 20-20 लेयर मतलब कोई सपोज यहाँ पेंटिंग बनाया, उसके बाद फिर से कुछ समय बाद फिर से किसी ने इस पर दूसरी पेंटिंग बना दी, फिर से ऐसे दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, ऐसे करते करते 20-20 लेयर तक पेंटिंग इस पर बनी हुई है। अब इसका जो रीजन क्या है ये किसी को पता नहीं चला कि आर्टिस्ट ने उसी प्लेस पे बार बार पेंटिंग क्यों बनाई। मे भी इसका रीज़न ये हो सकता है कि पहली बार जब उसने पेंटिंग बनाई हो तो अच्छी नहीं बनी हो तो उसको साफ तो कर नहीं सकता था, फिर से उसी के ऊपर दूसरा बनाया अच्छा से, फिर तीसरी बार बनाया, चौथी बार बनाया। या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्थान है कोई पवित्र स्थान हो, कोई पवित्र या स्पेशल स्थान हो जहाँ पे वो लोग पेंटिंग बनाते रहे हों। जैसे कि हम अपने पूजा घर के आसपास अगर कोई पेंटिंग बनाते हैं तो वहीं पे बार बार पेंटिंग बनाते हैं कि वहीं पे हमें पूजा करनी होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जनरेशन में लोगों ने आके वहीं पे पेंटिंग बनाई हो। तो इसका जो प्रॉपर रीज़न ये हमें पता नहीं चला है, लेकिन ये पता चला कि एक एक पेंटिंग के ऊपर 20-20 लेयर पेंटिंग भी मिली हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी उनसे हम कैसे जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो उस समय के ह्यूमंस थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल है या जो फूड हैबिट है या उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं,
इन सभी के बारे में, या जो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, इन सभी के बारे में समझने का हमें मौका मिला। तो ये जो पेंटिंग्स होती हैं, जो भी रॉक पेंटिंग्स हो गए या बाकी सारी चीज़ें हो गई, ये सब क्या वन ऑफ द बेस्ट वे हैं जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं उनकी जो लाइफ है उसको समझने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा पूरा प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे @Prakash IAS PCS विदाउट स्पेस सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी PDF प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।